बीरबल साहनी भारत के उन वैज्ञानिकों में थे जिन्होंने पत्थरों में बचे पौधों के अवशेषों को पृथ्वी के बहुत पुराने इतिहास के प्रमाण की तरह पढ़ा। उनका जन्म 14 नवंबर 1891 को पंजाब के भेरा में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनका मुख्य विषय अतीत के विलुप्त पौधे थे, लेकिन उनके काम का परिणाम आधुनिक भारत में पुरावनस्पति शास्त्र के लिए शोध, शिक्षण और संस्था का आधार बनना था। बीरबल साहनी की जीवनी इसलिए केवल एक वैज्ञानिक की उपलब्धियों का विवरण नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया की कहानी है जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन भारत में एक संगठित वैज्ञानिक क्षेत्र बना। पुरावनस्पति शास्त्र या पेलियोबॉटनी उन पौधों का अध्ययन है जो बहुत पहले पृथ्वी पर मौजूद थे और जिनके अवशेष चट्टानों में सुरक्षित रह गए। कभी किसी पौधे का तना खनिजों से भरकर पत्थर जैसी संरचना बन जाता है, कभी पत्तियों की छाप तलछटी चट्टान में रह जाती है। इन अवशेषों की बनावट देखकर वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल में किस प्रकार के वन उगे थे, पौधों की संरचना कैसे बदली और वनस्पति विकास के कौन से चरण संभव हुए। बीरबल साहनी का जीवन 10 अप्रैल 1949 को समाप्त हुआ, जब वह 57 वर्ष के थे। लेकिन उनके निधन से कुछ ही समय पहले शुरू हुआ संस्थागत प्रयास आगे चलकर लखनऊ में भारतीय पुरावनस्पति शास्त्र का प्रमुख केंद्र बना। यही इस जीवन की स्पष्ट विडंबना है। जिन पौधों पर वे काम करते थे, वे करोड़ों वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे, पर उनके अध्ययन के लिए बनाई गई वैज्ञानिक व्यवस्था उनके बाद भी सक्रिय रही। बीरबल साहनी का जन्म तत्कालीन ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के भेरा नगर में हुआ। उनके पिता रुचिराम साहनी शिक्षा और विज्ञान से जुड़े सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। रुचिराम साहनी गवर्नमेंट कॉलेज, लाहौर में भौतिकी के अध्यापक रहे और पंजाब में विज्ञान शिक्षा के प्रसार से भी जुड़े थे। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि का महत्व इसलिए था कि बीरबल साहनी के लिए विज्ञान कोई दूर की, केवल विदेशी पुस्तकों में मिलने वाली चीज नहीं था। घर और शिक्षा के वातावरण में वैज्ञानिक विषयों को गंभीर अध्ययन के रूप में देखा जाता था। बीरबल साहनी के व्यक्तिगत जीवन और शुरुआती परिवेश को समझे बिना उनकी वैज्ञानिक दिशा पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। उनके पिता का अकादमिक जीवन उस समय के पंजाब में शिक्षा के बढ़ते अवसरों से जुड़ा था, जबकि भारत में उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संस्थाएं अभी सीमित थीं। इस कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उच्च प्रशिक्षण पाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों तक जाता था। साहनी ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययन किया। लाहौर उस समय पंजाब का एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र था और गवर्नमेंट कॉलेज से अनेक विद्यार्थी प्रशासन, कानून, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में आगे बढ़ते थे। बीरबल साहनी ने वहां वनस्पति विज्ञान के प्रति अपनी रुचि को आगे बढ़ाया। वनस्पति विज्ञान उनके लिए केवल जीवित पेड़ पौधों की पहचान का विषय नहीं रहा। आगे चलकर यही प्रशिक्षण उन्हें उन पौधों तक ले गया जिनका अस्तित्व केवल जीवाश्मों में बचा था। लाहौर में पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने एक व्यावहारिक प्रश्न था। भारत में उस समय जीवाश्म पौधों पर उन्नत प्रशिक्षण और विशेष शोध के अवसर बहुत कम थे। इसलिए साहनी ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा का रास्ता चुना। यह निर्णय उनके करियर का केवल भौगोलिक बदलाव नहीं था, क्योंकि वहीं उन्हें ऐसी वैज्ञानिक पद्धतियों से परिचय मिला जिनका उपयोग वे बाद में भारतीय जीवाश्मों के अध्ययन में करने वाले थे। बीरबल साहनी इमैनुअल कॉलेज, कैम्ब्रिज पहुंचे। कैम्ब्रिज में उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया और वनस्पति विज्ञान में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौर में वनस्पति विज्ञान तेजी से बदल रहा था। वैज्ञानिक केवल वर्तमान पौधों की प्रजातियों का वर्णन नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी आंतरिक संरचना, विकास क्रम और जीवाश्म प्रमाणों की तुलना भी कर रहे थे। साहनी के लिए यह वातावरण निर्णायक था, क्योंकि पुरावनस्पति शास्त्र में किसी जीवाश्म की बाहरी छाप से आगे जाकर उसके ऊतकों और संरचना को समझना आवश्यक होता है। कैम्ब्रिज में उनका संपर्क प्रसिद्ध ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री अल्बर्ट चार्ल्स सीवर्ड से हुआ। सीवर्ड जीवाश्म पौधों के अध्ययन के प्रमुख विद्वानों में थे। साहनी ने उनके मार्गदर्शन में काम किया
और इससे उनके शोध की दिशा स्पष्ट रूप से पुरावनस्पति शास्त्र की ओर मुड़ी। बाद में साहनी की पहचान इसी क्षेत्र से हुई, लेकिन उस पहचान का आधार कैम्ब्रिज की प्रयोगशाला, संग्रहालयों और वैज्ञानिक प्रशिक्षण में बना था। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से बीप्तास आयससी की उपाधि भी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने म्यूनिक में जर्मन वनस्पति शास्त्री कार्ल फोन गोएबेल के साथ अध्ययन किया। गोएबेल पौधों की आकृति विज्ञान और विकास संबंधी अध्ययन के लिए जाने जाते थे। कैम्ब्रिज और म्यूनिक के ये अनुभव साहनी को अलग अलग वैज्ञानिक परंपराओं से जोड़ते थे। एक ओर जीवाश्मों और प्राचीन वनस्पति का अध्ययन, दूसरी ओर जीवित पौधों की संरचना और रूप विकास का अध्ययन। उनका प्रशिक्षण यही नहीं रुका। साहनी ने लंदन विश्वविद्यालय से डी. आससी की उपाधि प्राप्त की। इस स्तर तक पहुंचने का अर्थ था कि वे केवल विद्यार्थी नहीं रहे थे, वे स्वतंत्र शोध क्षमता वाले वैज्ञानिक के रूप में स्थापित हो रहे थे। बीरबल साहनी की जीवनी में कैम्ब्रिज और यूरोप का द्वार इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहीं उन्होंने वह तकनीकी दृष्टि विकसित की जिसके सहारे वे भारतीय चट्टानों से प्राप्त वनस्पति अवशेषों को विश्व स्तरीय वैज्ञानिक प्रश्नों से जोड़ सके। विदेश में शिक्षा के बाद साहनी के पास ब्रिटेन या यूरोप में अकादमिक जीवन आगे बढ़ाने की संभावना थी, लेकिन उनका वैज्ञानिक काम अंततः भारत की भूवैज्ञानिक और वनस्पति सामग्री से गहरे जुड़ा। भारत की विभिन्न भूस्तरीय संरचनाओं में कोयला क्षेत्रों, तलछटी चट्टानों और अन्य निक्षेपों से पौधों के अनेक जीवाश्म मिलते थे। इन नमूनों को व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए भारत में काम करना केवल देश वापसी नहीं, बल्कि शोध सामग्री के केंद्र तक पहुंचना था। साहनी भारत लौटे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन से जुड़े। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक नए भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो रहा था। वहां अध्यापन ने साहनी को विद्यार्थियों के साथ काम करने और वनस्पति विज्ञान को विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम से जोड़ने का अवसर दिया। शोधकर्ता के लिए विश्वविद्यालय का महत्व केवल नौकरी भर नहीं होता, यही वह स्थान होता है जहां प्रयोगशाला, विद्यार्थी, संग्रह और दीर्घकालिक अध्ययन एक दूसरे से मिलते हैं। कुछ समय बाद बीरबल साहनी लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और साहनी वहां वनस्पति विज्ञान के पहले प्रोफेसर बने। यह पद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ था। अब उनके पास एक विभाग विकसित करने, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने और अपने विशेष शोध विषय को स्थायी अकादमिक आधार देने की अधिक संभावना थी। लखनऊ में उन्होंने वनस्पति विज्ञान विभाग के निर्माण में भूमिका निभाई। जीवाश्म पौधों पर शोध के लिए केवल एक वैज्ञानिक की विशेषज्ञता पर्याप्त नहीं होती। नमूनों का संग्रह, चट्टानों की आयु और परतों की जानकारी, सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन, चित्रण, तुलना और प्रकाशित निष्कर्ष, इन सभी के लिए व्यवस्थित कार्य संस्कृति चाहिए। साहनी के विश्वविद्यालयी काम ने भारत में ऐसी शोध परंपरा को मजबूत किया जिसमें विद्यार्थी आगे चलकर विशेषज्ञ बन सकते थे। यहां से बीरबल साहनी का जीवन दो समानांतर दिशाओं में आगे बढ़ा। एक दिशा थी अध्यापन और विभाग निर्माण, दूसरी दिशा थी प्राचीन भारत की वनस्पति को जीवाश्म प्रमाणों के आधार पर समझना। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका शोध जितना गहरा होता गया, उतनी ही अधिक जरूरत प्रशिक्षित सहयोगियों, बेहतर संग्रहों और विशेष संस्थागत ढांचे की पड़ती गई। भारत से प्राप्त जीवाश्मों में कई ऐसे नमूने थे जिनकी संरचना को किसी ज्ञात आधुनिक पौधे के साथ सरलता से नहीं मिलाया जा सकता था। जीवाश्म अध्ययन में यह एक महत्वपूर्ण समस्या होती है। यदि केवल पत्ती मिले तो उसका संबंध तने, जड़ या प्रजनन संरचना से निश्चित करना कठिन हो सकता है। यदि किसी जीवाश्म तने में ऊतक संरक्षित हो तो वैज्ञानिक उसके भीतर की नलिकाओं, बीजाणु या बीज से संबंधित अंगों और शाखाओं के स्वरूप का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार की सावधानी के बिना किसी विलुप्त पौधे को एक नया वर्ग या समूह मानना संभव नहीं होता। बीरबल साहनी ने भारतीय जीवाश्म पौधों पर विस्तृत काम किया। उनका विशेष योगदान
उन वनस्पति अवशेषों के अध्ययन में था जिनसे प्राचीन बीज पौधों की विविधता को समझने में सहायता मिली। उनका काम केवल नामकरण तक सीमित नहीं था। वे संरचना के आधार पर यह देखते थे कि किसी जीवाश्म पौधे के अंग एक दूसरे से कैसे जुड़े थे और उस संरचना का वनस्पति विकास के अध्ययन में क्या स्थान हो सकता है। 1948 में उन्होंने विलुप्त बीज पौधों के एक समूह को पेंटॉक्सिलेल्स नाम दिया। पेंटॉक्सिलेल्स का नाम पुरा वनस्पति शास्त्र में बीरबल साहनी के प्रमुख योगदानों के साथ जुड़ा है। इस समूह के जीवाश्म भारत के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र से प्राप्त सामग्री के अध्ययन से जुड़े थे। इन जीवाश्मों में ऐसी संरचनात्मक विशेषताएं थीं जिनके कारण उन्हें ज्ञात पौध समूहों की साधारण श्रेणियों में रखना आसान नहीं था। पेंटॉक्सिलेल्स को समझने के लिए यह याद रखना जरूरी है कि वैज्ञानिक नाम किसी एक पत्थर को नहीं, बल्कि संरचनात्मक प्रमाणों के आधार पर पहचाने गए जीवों के समूह को दिया जाता है। साहनी ने इस समूह के जीवाश्मों को विलुप्त बीज पौधों की अलग श्रृंखला के रूप में वर्णित किया। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि प्राचीन वनस्पति जगत में ऐसे रूप भी मौजूद थे जो आज के जीवित पौधों में सीधे दिखाई नहीं देते। यह दावा करना सही नहीं होगा कि पेंटॉक्सिलेल्स ने पौधों के विकास के हर प्रश्न का अंतिम उत्तर दे दिया। वैज्ञानिक वर्गीकरण और विकास संबंधी व्याख्याएं नए प्रमाणों के साथ बदल सकती हैं, लेकिन साहनी का काम इस अर्थ में महत्वपूर्ण था कि उन्होंने जीवाश्म संरचना के विस्तृत अध्ययन के आधार पर प्राचीन पौधों की विविधता को गंभीर वैज्ञानिक बहस का हिस्सा बनाया। उन्होंने भारत से मिली सामग्री को केवल स्थानीय जिज्ञासा नहीं रहने दिया। बीरबल साहनी की जीवनी का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्याय उनके पुरावनस्पति शास्त्रीय शोध में दिखाई देता है। उन्होंने यह दिखाया कि भारत की चट्टानों और कोयला क्षेत्रों से मिलने वाले जीवाश्म वैश्विक वनस्पति इतिहास के अध्ययन में उपयोगी हो सकते हैं। इससे भारतीय वैज्ञानिक सामग्री की प्रतिष्ठा बढ़ी और भारतीय विद्यार्थियों के लिए यह विषय प्रत्यक्ष शोध का क्षेत्र बना। उनके वैज्ञानिक हित केवल जीवाश्म वनस्पति तक सीमित नहीं रहे। उन्हें भूविज्ञान, पुरातत्व और प्राचीन भारतीय सिक्कों में भी रुचि थी। पुराने सिक्कों के अध्ययन में धातु, निर्माण पद्धति और ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण होते हैं। यह रुचि उनके काम के एक व्यापक पक्ष को दिखाती है। वे अतीत के भौतिक प्रमाणों को पढ़ने में रुचि रखते थे, चाहे वे चट्टान में सुरक्षित पौधे हों या इतिहास से जुड़े धातु के सिक्के। फिर भी उनका केंद्रीय कार्यक्षेत्र पुरावनस्पति शास्त्र ही रहा। यही विषय उनके अध्यापन, शोध प्रकाशनों और संस्था निर्माण के प्रयासों को एक सूत्र में बांधता है। जिस व्यक्ति को जीवाश्मों में संरक्षित पौध ऊतकों की सूक्ष्म बनावट का अध्ययन करना हो, उसे केवल एकांत शोध नहीं, बल्कि दीर्घकालिक संग्रह और सहयोग की आवश्यकता होती है। साहनी ने इस आवश्यकता को पहचाना। उनकी वैज्ञानिक प्रतिष्ठा भारत से बाहर भी स्वीकार की गई। 1936 में बीरबल साहनी रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप वैज्ञानिक कार्य की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का संकेत थी। साहनी उन शुरुआती भारतीय वनस्पति शास्त्रियों में थे जिन्हें यह सम्मान मिला। यह उपलब्धि उनके लिए व्यक्तिगत सम्मान थी, लेकिन इसका एक संस्थागत परिणाम भी था। भारतीय विश्वविद्यालयों में हो रहे वनस्पति और जीवाश्म संबंधी शोध को अधिक व्यापक वैज्ञानिक दुनिया में देखा जाने लगा। साहनी भारतीय वैज्ञानिक समुदाय में भी सक्रिय रहे। वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऐसे मंचों का महत्व उस दौर में बहुत बड़ा था, क्योंकि भारत में अलग अलग विश्वविद्यालयों और क्षेत्रों में काम कर रहे वैज्ञानिकों को संवाद, प्रस्तुति और सहयोग के अवसर मिलते थे। पुरावनस्पति शास्त्र जैसा विशेष विषय तभी आगे बढ़ता है जब वनस्पति शास्त्री, भूवैज्ञानिक और अन्य वैज्ञानिक एक दूसरे के निष्कर्षों से परिचित हों। लखनऊ विश्वविद्यालय में काम करते हुए साहनी ने केवल विभाग की सीमाओं में रहने का विकल्प नहीं चुना। उन्होंने समझा कि जीवाश्म पौधों के लिए अलग और अधिक केंद्रित शोध व्यवस्था चाहिए। विश्वविद्यालय में सामान्य वनस्पति विज्ञान के साथ पुरावनस्पति शास्त्र का विकास संभव था,
लेकिन विशेष संग्रहों, शोध पत्रों, प्रशिक्षित विशेषज्ञों और वैज्ञानिक संपर्कों के लिए एक अलग मंच उपयोगी होता। इसी दिशा में पेलियोबॉटनिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। यह सोसाइटी भारत में पुरावनस्पति शास्त्र को संगठित शोध विषय के रूप में आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों से निकटता से जुड़ी थी। वैज्ञानिक सोसाइटी का अर्थ केवल नाम के साथ बना संगठन नहीं होता। इसका उद्देश्य शोधकर्ताओं को जोड़ना, अध्ययन को प्रोत्साहित करना, निष्कर्षों के आदान प्रदान का माध्यम बनाना और किसी विशेष विषय के लिए निरंतरता तैयार करना होता है। भारत में पुरावनस्पति शास्त्र के विकास में बीरबल साहनी का योगदान इसी बिंदु पर सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। उनके शोध ने जीवाश्म पौधों की नई व्याख्याएं दी, उनके अध्यापन ने विद्यार्थियों को तैयार किया और उनके संस्थागत प्रयासों ने इस क्षेत्र के लिए अलग पहचान बनाई। यदि केवल पेंटॉक्सिलेल्स का नाम याद रखा जाए तो साहनी की उपलब्धि का एक हिस्सा ही सामने आता है। उनका अधिक स्थायी काम उस वैज्ञानिक ढांचे में दिखाई देता है जिसे उन्होंने विकसित करने में मदद की। 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक संस्थाओं के निर्माण को राष्ट्रीय विकास की आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा। इस व्यापक संदर्भ में साहनी का पुरावनस्पति शास्त्र के लिए अलग शोध केंद्र का विचार समयानुकूल था, लेकिन वह किसी सरकारी नारे का परिणाम मात्र नहीं था। इसके पीछे उनके दशकों के अध्यापन, संग्रह, शोध और वैज्ञानिक नेटवर्क का अनुभव था। 1949 में लखनऊ में पुरावनस्पति शास्त्र के लिए संस्थान स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल 1949 में इसके भवन की आधारशिला रखी। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि साहनी के विशेष शोध विषय को सार्वजनिक और संस्थागत समर्थन मिल चुका था। एक ऐसा विषय जो चट्टानों में बंद प्राचीन पौधों की संरचना का अध्ययन करता था, अब स्वतंत्र भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं की सूची में अपना स्थान बना रहा था। लेकिन बीरबल साहनी इस संस्था के दीर्घकालिक विकास को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। आधारशिला रखे जाने के कुछ ही दिनों बाद 10 अप्रैल 1949 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु को किसी एक घटना का परिणाम बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए प्रमाण चाहिए। इतना निश्चित है कि जिस संस्थागत दिशा को उन्होंने आगे बढ़ाया था, वह उनके जीवन काल के अंतिम चरण में आकार ले चुकी थी। उनके निधन के बाद लखनऊ का यह केंद्र उनके नाम से जुड़ा। आगे चलकर इसे बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के नाम से जाना गया। संस्थान का नाम ही उनके कार्य के दो पहलुओं को जोड़ता है: पुराविज्ञान के अध्ययन की व्यापक परंपरा और उस परंपरा में एक भारतीय वैज्ञानिक की केंद्रीय भूमिका। यहां जीवाश्म पौधों, प्राचीन जीवन और संबंधित भूवैज्ञानिक प्रमाणों पर शोध की परंपरा विकसित हुई। साहनी के जीवन की उपलब्धि को केवल पुरस्कारों या पदों से नहीं मापा जा सकता। रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप, विश्वविद्यालयी प्रोफेसर का पद और वैज्ञानिक संगठनों में नेतृत्व उनके काम की मान्यता थे। पर उनकी विशिष्टता यह थी कि उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को शोध क्षेत्र की संस्थागत जरूरत से जोड़ा। उनके बाद भी विद्यार्थी और शोधकर्ता जीवाश्म नमूनों पर काम कर सके, इसके लिए संग्रह, प्रयोगशाला, समाज और संस्थान की जरूरत थी। बीरबल साहनी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी सीमित है और उनकी वैज्ञानिक पहचान को काल्पनिक निजी संघर्षों से सजाने की आवश्यकता नहीं है। उनके परिवार में शिक्षा और विज्ञान का वातावरण था। उन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण लिया। भारत लौटकर उन्होंने अध्यापन चुना और फिर लखनऊ में अपने शोध विषय के लिए संरचना खड़ी करने में वर्षों लगाए। ये तथ्य उनके निर्णयों और प्राथमिकताओं के पर्याप्त प्रमाण है। उनका जीवन यह भी दिखाता है कि वैज्ञानिक ख्याति अक्सर एक खोज से नहीं बनती। पेंटॉक्सिलेल्स का नाम उनके साथ जुड़ा, लेकिन उस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए वनस्पति विज्ञान का प्रशिक्षण, जीवाश्म संरचनाओं की तुलना, भारतीय नमूनों का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पद्धतियों की समझ आवश्यक थी। फिर उस खोज को स्थायी प्रभाव देने के लिए
विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक समुदाय की जरूरत पड़ी। जीवाश्म पौधे देखने में निर्जीव पत्थर जैसे लग सकते हैं, लेकिन साहनी के लिए वे पृथ्वी के वनस्पति इतिहास के दस्तावेज थे। किसी जीवाश्म तने की आंतरिक संरचना, किसी बीज से संबंधित अंग या किसी पत्ती की छाप से वे ऐसे प्रश्न उठाते थे जो वर्तमान वनस्पति की सीमा से बाहर जाते थे। कौन से पौधे कब मौजूद थे? उनकी संरचना किन रूपों से मिलती थी? कौन से रूप बाद में विलुप्त हो गए? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें प्रमाण, तुलना और सावधानीपूर्ण वर्गीकरण की जरूरत थी। इस काम में उनकी वैज्ञानिक शैली का संकेत भी मिलता है। उन्होंने केवल व्यापक दावे करने के बजाय संरचनात्मक प्रमाणों पर ध्यान दिया। पेंटॉक्सिलिल्स जैसे समूह का वर्णन इसी तरह के विस्तृत अध्ययन से संभव हुआ। पुरावनस्पति शास्त्र में जल्दबाजी से बनाई गई समानताएं भ्रामक हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग पौधों में कुछ संरचनाएं मिलती जुलती दिख सकती हैं। इसलिए जीवाश्मों के अंगों का संबंध और उनकी बनावट महत्वपूर्ण होती है। बीरबल साहनी का जीवन और कार्य भारत के वैज्ञानिक इतिहास में उस समय को भी दर्शाता है जब भारतीय विद्वान विदेश से प्रशिक्षण लेकर लौट रहे थे और यहां उच्च शोध की परंपरा बना रहे थे। उनके पहले भारत में विज्ञान नहीं था, ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन साहनी ने पुरावनस्पति शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने इस विषय को भारतीय भूवैज्ञानिक सामग्री, विश्वविद्यालयी शिक्षा और संस्था निर्माण के साथ जोड़ा। उनकी प्रसिद्धि का एक कारण यह भी है कि उनका काम कई स्तरों पर समझा जा सकता है। वनस्पति विज्ञान का विद्यार्थी उनके जीवाश्म अध्ययनों में तकनीकी योगदान देख सकता है। भूविज्ञान का विद्यार्थी चट्टानी परतों और प्राचीन पर्यावरण के प्रमाणों में रुचि ले सकता है। विज्ञान के इतिहास में रुचि रखने वाला व्यक्ति यह देख सकता है कि एक विशेषज्ञ ने लखनऊ में शोध परंपरा और संस्था बनाने के लिए क्या किया, और सामान्य दर्शक यह समझ सकता है कि किसी विलुप्त पौधे का जीवाश्म आज भी वैज्ञानिक ज्ञान को बदल सकता है। बीरबल साहनी की जीवनी को जन्म से मृत्यु तक देखे तो उसका क्रम स्पष्ट है। 1891 में भेरा में जन्म, लाहौर में शिक्षा, कैम्ब्रिज और यूरोप में वैज्ञानिक प्रशिक्षण, भारत वापसी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन, जीवाश्म पौधों पर विशिष्ट शोध, 1948 में पेंटॉक्सिलिल्स का नामकरण और पुरावनस्पति शास्त्र के लिए संस्था निर्माण की दिशा में काम। 1949 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके नाम से जुड़ा संस्थान उनके अधूरे नहीं बल्कि आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिक कार्यक्रम का केंद्र बना। यदि कोई बायोग्राफी ऑफ बीरबल साहनी खोजता है तो उत्तर केवल इतना नहीं है कि वे एक भारतीय पुरावनस्पति शास्त्री थे। अधिक सटीक उत्तर यह है कि वे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय जीवाश्मों को विश्वस्तरीय अध्ययन का विषय बनाया, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए अकादमिक आधार तैयार किया और पुरावनस्पति शास्त्र को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यदि कोई पर्सनल लाइफ ऑफ बीरबल साहनी के बारे में जानना चाहता है तो उपलब्ध तथ्यों में उनका पारिवारिक शैक्षिक वातावरण, लाहौर से कैम्ब्रिज तक की शिक्षा और भारत में शोध शिक्षण को केंद्र में रखने वाले निर्णय सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनके जीवन का सार्वजनिक रूप से दर्ज पक्ष किसी सनसनीखेज निजी कथा से नहीं बल्कि लगातार बनते वैज्ञानिक कार्य से परिभाषित होता है। बीरबल साहनी ने प्राचीन पौधों के अवशेषों का अध्ययन किया, लेकिन उनका प्रभाव केवल अतीत को समझने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने शोध का ऐसा आधार मजबूत किया जिस पर बाद की पीढ़ियां काम कर सकी। यही कारण है कि भारत में पुरावनस्पति शास्त्र की चर्चा में उनका नाम केवल एक खोजकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक, शोधकर्ता और संस्था निर्माता के रूप में लिया जाता है।